नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग जो बात करने वाले होंगे 1857 का विद्रोह। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, चाहे आप प्री के एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए। आगामी अगर आप बात कर रहे हैं तो जेपीएससी की वैकेंसी है और बीपीएससी की आ चुकी है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आपको पूरा गवर्नर, चाहे बंगाल का गवर्नर हो चाहे भारत का गवर्नर हो, या इसके बाद हमने गवर्नर जनरल की बातें की, भारत हो या फिर बंगाल हो। फिर इसके बाद हमने वाइसराय को देखा और फिर इंडिपेंडेंट भारत में जो गवर्नर जनरल बन के आए, उन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से समझा। उसके हर एक एक पॉइंट उसके कंसेप्चुअली वे में भी जाकर के बहुत डिटेल वे में हमने 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद फिर मैंने आपको जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डेनिश की, हर एक चीज को बहुत ही बखूबी से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका कंप्लीट करवा दिया गया। देखिए, इसका तो मैंने लेक्चर 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रखा है। हालांकि ये 1 घंटे में मैंने यूट्यूब पे खत्म किया है, लेकिन अभी अगर आपने एप्लीकेशन में देखा होगा तो आई थिंक कि मैंने इसको 3 घंटे में खत्म किया। ठीक है, बहुत डिटेल में जा करके, मतलब कि आपका देखिए, एक तो पॉलिटी में अभी तक मैंने जितना क्लास करवाया है, जो भी आप चाहे जेपीएससी बैच में हो चाहे बीपीएससी बैच में हो, तो पॉलिटी में याद रखिएगा, स्पेशली जितने जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, अभी तक मैंने जितना कंटेंट दिया हूं ना, याद रखिए आपके मेंस में एक जो क्वेश्चन होगा वो आपके यहीं से आ जाएंगे। मतलब आप मेंस के लिए तैयार हो गए, जो अपकमिंग वैकेंसियां होगी जेपीएससी के लिए। और पीटी के लिए तो भाई एकदम बेफिक्र रहिएगा, उसमें फटाफट अब मैं कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। और आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह भी हम बिल्कुल प्री प्लस मेंस को लेकर के ही करेंगे। देखिए, बैच जो आप बैच में हमारे साथ जुड़े होंगे, और अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी, और ये नंबर भी है। और बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर बैच में कुछ ऑफर आना चाहिए, तो देखिए, बैच का और बैच में जो है जेपीएससी बैच में स्पेशली ऑफर दे दिया गया है। अगर आपको लगता है, अगर तैयारी करनी है, और ये बैच आपका प्री का है, लेकिन ध्यान रखिएगा समय अधिक है अभी, इसलिए मैं मेंस लेवल पे पूरा टॉपिक को लेकर जा रहा हूँ अभी। क्योंकि देखिए, साइंस में आपको अब टेंशन फ्री है, साइंस का आपने मेंस का क्वेश्चन भी देखा होगा, अब आपके सारी चीजें बन रही है। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने नहीं कराया था, वो मैंने वीडियो डाल दिया है, अब आप आराम से बना पा रहे होंगे। पॉलिटी का टेंशन खत्म है। हिस्ट्री में जैसे मैं अभी कराते चल रहा हूँ, अगर आपने एंशियंट में पूरा अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्लास देखी है, उसमें एक क्लास और आएगा, वो एकदम फिर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार, मतलब आप फिर कहीं से कोई किताब बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जैसे कि आज 1857 का विद्रोह खत्म करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आपकी मर्जी है भाई। मैं देखिए यहाँ पे एक तो बिपिन चंद्र, ठीक है ना, 1857 का विद्रोह आप जब पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्र जी ने बहुत शानदार वे में एक्सप्लेनेशन किए हैं, और आपका एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपका कवर है। तो अब इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके पास समय है, आपकी इच्छाएं हैं, बिल्कुल पढ़िए। पढ़ने से बिल्कुल किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इतना जान लीजिए कि जो अभी आपको मैं दे रहा हूँ इस बैच में, बहुत शानदार वे में मैं चीज़ों को दे रहा हूँ, और आगे भी फटाफट चीज़ों को करते चलूँगा। और अब आपका क्लास भी स्टार्ट है जेपीएससी के बैच में, तो जो चाहते हैं जुड़ जाइएगा। हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, कमेंट सेक्शन में लिंक है, 7909004902 पे कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। और अभी आपका ऑफर है, फी आपका 6000 था, बट अभी शायद 40 या 50% के आसपास डिस्काउंट आपको मिलेगा। 4000 के आसपास या 3000 के आसपास होंगे फी, जो भी होंगे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 1857 का विद्रोह को, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई देखिए, आप जब इस कंटेंट को देखेंगे 1857 का विद्रोह, तो मेंस में जैसा आपको लिखना है, देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, एक एक चीज को मेंशन करते हुए पूरी बहुत ही तरीके से भाई। और इसमें मैप को भी मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अभी 1857 के विद्रोह को खत्म करने में मुझे एटलीस्ट 3 क्लास लगेंगे, ठीक है। देखिए, मतलब इतने सिस्टमेटिक वे में जो आपको मतलब मेंस में भी काम कर जाएगा ये क्लास। और मैं कंटेंट आपको दे ही रहा हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, बैच पीटी सोच करके आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मेंस में आप फायदा लेके जाइएगा। और आप जहाँ मेंस पढ़ेंगे ना, जो चीज मैं आपको जितना दे रहा हूँ उतना आपको वहां पे मिलेगा भी नहीं। खैर, उन सब चीजों को छोड़िए, बात करेंगे हम लोग 1857 की विद्रोह के बारे में, ठीक है ना।
1857 की विद्रोह के बारे में। देखिए, जो गांधी जी के बारे आप पढ़ रहे होते हैं, पूरा गांधी युग आप पढ़ रहे होते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, शायद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता, गांधी जी के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ता अगर ये 1857 का विद्रोह अगर सुनिश्चित तौर से जो रणनीति बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा कि इतने तिथि को ये विद्रोह शुरू की जाएगी, और ये विद्रोह असफल होने का सबसे एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इस विद्रोह को स्टार्ट होना था 31 मई को, और ये विद्रोह स्टार्ट हो गया आपका 10 मई को ही। मतलब ये 20 दिन का जो पहले बोल लिया जाए या 20 दिन का गैप बोल लिया जाए, ये 20 दिन पहले जो ये विद्रोह का जो स्टार्ट हो जाना सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा कि ये विद्रोह आपका असफल रहा, क्योंकि ये विद्रोह हर जगह एक समय में नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये आप है, अब यहाँ पे कोई आपका एक दुश्मन है, एक दुश्मन आपका यहाँ पे है, एक दुश्मन आपका यहाँ पे है, और एक दुश्मन आपका यहाँ है, और एक दुश्मन आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यही बस इतना सा सोच लीजिए कि ये भी आपका, ये भी आपके ऊपर, ये भी आपके ऊपर, ये भी आपके ऊपर, ये भी आपको एट ए टाइम एक ही समय 31 तारीख को ही अटैक कर देता, या फिर अब आप मुझे बताइएगा कि एक बार सबसे पहले ये आपके ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, तो आप इससे लड़ सकते हैं ना, आराम से लड़ सकते हैं भाई, क्योंकि ये एक बंदा आपके साथ आपके ऊपर आक्रमण किया है, ये उसके बाद आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो भाई इससे क्या हुआ, एक साथ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छिड़ पाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी रहेगा। तो दो सबसे मुख्य कारण है, एक तो विद्रोह का समय से पहले शुरुआत हो जाना, और हर क्षेत्र में अलग अलग समय पे विद्रोह का शुरुआत होना, जिसके कारण अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहा। देखिए, ये सब बातें अभी हम लोग सुनेंगे बहुत डिटेल में जा करके, लेकिन ये जो बात है 1857 का जो विद्रोह, मतलब ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों को लग चुका था कि अब अंग्रेजों को भारत तो छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन ये विद्रोह असफल हुआ, और फिर से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 100 साल तक फिर से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करेंगे, और पूरी तरह से हमारी जितनी भी बात कर लिया जाए, जितने भी धन है सारी के सारे लूट करके लेके जाएंगे। देखिए, अब अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। देखिए, भले आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ के देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे होते हैं कि रेलगाड़ियों का या फिर रेल पटरियों का बिछना या रेलगाड़ियों का आना ये भारत के डेवलपमेंट में काफ़ी काम होता। भैया, ये रेलगाड़ियाँ बिछाई क्यों गई थी, आपको इसके पीछे का भी रीज़न पता होना चाहिए कि अंग्रेज जितना चीज़ है ना, यहाँ से जितने रॉ मटेरियल है, जो किसानों से जो खेती करा रहे थे, अंग्रेज ने जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री बैठा के रखे हुए थे, वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाया जा रहा था। तो ये अपने लिए ही बैठाए थे, ठीक है ना, ये हमारे लिए नहीं। हाँ, कुछ जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे कि ये सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया, ये 2 3 4 5 चीजें अच्छी किए हैं। खैर ठीक है, वो अलग मुद्दा है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना होगा हमें। हम अभी बात करने वाले 1857 का विद्रोह। अब इसका मेन जो आपको पता है तात्कालिक कारण क्या है, इसका मेन जो विद्रोह होने का तात्कालिक कारण चर्बी वाले जो कारतूस का यूज किया गया था, है ना। चर्बी वाले जो कारतूस का जो घटना है, जिसमें कौन से किसके चर्बी थे, एक तो गाय और एक सुअर की चर्बी। ये मेन आपका क्या बना, जैसे कि आप चूल्हा, आप मतलब झारखंड बिहार से तो पता होंगे भाई, चूल्हा के बारे तो समझ ही रहे होंगे, है ना। तो चूल्हा जब धरा रहे होते हैं तो भाई कोयला गोईठा वगैरह सब कुछ लगा के रखे हुए हैं, तेल वगैरह सब कुछ डाल के रखे हुए हैं। अब इंतजार किसकी है भाई, बस एक माचिस की तिल्ली की, है ना। यानी एक आग की चिंगारी की जरूरत है, और ये आग का चिंगारी का काम कौन किया था, ये चर्बी वाले कारतूस। चलिए भाई, अब मतलब आप धीरे धीरे देखिए चीजों को समझिए, क्योंकि केवल यहाँ रटने से काम नहीं है भाई। मैं पहले ही कर रहा हूँ कि मेंस के लिए आप अपने आप को तैयार करिए, और अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी। 1857 का विद्रोह अचानक से ये विद्रोह नहीं हुआ। आप 100 साल, तब कम से कम 100 साल जो है हमारे भारतीय जो थे अंग्रेजों का क्या किए, शोषण सहे, ठीक है ना। अंग्रेजों का शोषण, यानी अंग्रेजों ने 100 साल तक हमारे ऊपर क्या किया, शोषण किया, और ये शोषण का आउटपुट ये 1857 का विद्रोह रहा। तो ये जो शोषण है 100 साल का अंग्रेजों के द्वारा हम भारतीयों के ऊपर, पहले वो कारण को आपको समझना होगा। तो देखिए, भारत में अगर बात किया जाए, ब्रिटिश की सत्ता या शासन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, हमारे भारत में जो ब्रिटिश हैं या जो कह लीजिए अंग्रेज है,
उन्होंने जो शासन का जो शुरुआत किया, देखिए पहले ब्रिटिश जो आए, मैंने आपको पढ़ाया ना भाई, यूरोपियन कंपनी है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो जिसमें आपने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ क्या कर रही थी भाई, ट्रेड कर रही थी, ट्रेड कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे 1757, याद रखिएगा ये ईयर 1757 में, आपको युद्ध याद रखना है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये वही युद्ध है प्लासी का युद्ध। यहीं से समझिए तो भारत में ब्रिटिश की जो सत्ता है या शासन की शुरुआत यही युद्ध से हो जाती है, ठीक है, यहीं से इसी प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की सत्ता प्रारंभ होती है। और इसके बाद एक और निर्णायक युद्ध है आपका 1764 में, याद करिए कौन सा युद्ध है आपका, ये युद्ध है आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर के युद्ध में अब देखा, अब यहीं पे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और ये वो निर्णायक युद्ध है जिसके बाद पूर्ण रूप से डिक्लेयर हो जाएगा कि भारत के ऊपर अब पूरा ब्रिटिश का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापार कर रही थी, अब व्यापार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हमारे ऊपर शासन भी करना स्टार्ट कर देगी। तो 1764 में ये जो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, और ये बक्सर का जो युद्ध किसने जीता भाई, अंग्रेजों ने जीता था। और ये युद्ध जीतने के बाद 1765 में एक संधि कर रहा है अंग्रेजों ने, कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। देखिए ये सब हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, बेस बनाना चाह रहा हूँ, ये 1857 के विद्रोह का कारण, जो 100 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो इस इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, पूरा का पूरा बंगाल, ठीक है, साथ के साथ बिहार, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, ये इतना पूरा का पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, और इसमें आप बांग्लादेश भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ये पूरा क्षेत्र में जो दीवान का अधिकार है, यानी कि टैक्स वसूली का जो अधिकार है, किसको मिल गया था, अंग्रेजों को मिल गया था। तो समझ लीजिए, अब आप इसको ऐसे एक मैप में समझिए, ये आपका हो गया भाई बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं अभी, इसको समझिए, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा क्षेत्र में अंग्रेजों को क्या मिल गया था, इलाहाबाद की संधि से यहाँ पे इनको टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया था, ठीक है। अब समझ लीजिए कहाँ से स्टार्ट है, ये ईयर देख रहे होंगे आप, 1765 का इलाहाबाद संधि, 1765 से लेकर के 1857, यानी कि 100 साल ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। अब ये 100 साल तक टैक्स की वसूली तो करेंगे ही भाई, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, अब आप उसको समझिए। ये अंग्रेजों ने लगभग ये 100 साल तक राजनीतिक दृष्टिकोण से, अभी मैं बताऊंगा क्या है राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है, ये चारों दृष्टिकोण से अंग्रेज क्या करेंगे, भारत के ऊपर शोषण किया है, ठीक है, 1765 से लेकर 1856 तक। और उसी शोषण का जो नतीजा आप देखेंगे, यही शोषण का जो नतीजा है, आपको ये विद्रोह के रूप में 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक कारण। ये सारी चीजें लिखी हुई है, आपको परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। देखिए 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का कारण यानी कि काउजेस क्या रहा है इस रिवोल्ट का, सबसे पहला कारण पे हम लोग बात करेंगे जो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, ठीक है। तो चलिए पहले समझिएगा, नोट्स में बाद में आएंगे, पहले चीजों को समझिए अच्छे से। सबसे पहला कारण कौन सा कारण है सर, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, ठीक है, राजनीतिक एंड आपका जो है प्रशासनिक कारण। इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 1857 का जो विद्रोह है, इसमें राजनीतिक कारण कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने क्या किया, राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से पूरे विस्तार किया अपने को, ठीक है, अपने पूरे के पूरे भारत क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या किया, विस्तार किया, विस्तार की नीति अपनाई, जिसमें सबसे पहला आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी को। इन्होंने क्या किया था समझिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए लॉर्ड डलहौजी से पहले भी मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि नहीं पहले देख लो, अदरवाइज यहीं से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली के बारे यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए 1798 से लेकर 1805 तक जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था।
इनके द्वारा एक नीति चलाई गई थी, सहायक संधि की नीति। इस नीति में क्या कहा जाता था अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी राजा है, इस राजा को अंग्रेज ने बोला कि आप इस सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लीजिए, ठीक है। इस सहायक संधि में हस्ताक्षर करने में क्या शर्त है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें अंग्रेज के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो आप राजा है ना, आप इस क्षेत्र का राजा आप ही रहेंगे, लेकिन आप कोई भी सेना इस क्षेत्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं यहाँ पे रख सकते हैं। वो सारे आपके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो भी सेना देना होगा, कौन देगा, तो वो अंग्रेज देगा। दूसरा, बाहर से कोई भी देश, कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर आ करके ट्रेड या कोई भी व्यापार करना चाहे तो पहले आपको हमसे परमिशन लेना होगा। तो ये था आपका सहायक संधि। और जो राजा इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया तो अंग्रेजों ने भाई बोला कि आइए हमसे भाई भिड़ लीजिए, अगर आप जीत लिए तो जीत लिए। तो भाई अंग्रेज से उस समय जीतना इतना भी आसान नहीं था। तो जो सहायक संधि है, यहां से आपका सवाल पूछेगा कि सहायक संधि में सबसे पहला वो क्षेत्र किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि जो है हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यू, आपका प्री में, ठीक है। तो देखिए, ये जो सहायक संधि की नीति जो है इस विद्रोह का एक मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि देखिए सहायक संधि हैदराबाद का जो निजाम है उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। निजाम जो राजा है वहां का तो हैदराबाद का निजाम ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में अब जो सेना बैठेगी, अंग्रेज की सेना बैठेगी। उसके बाद अगर कोई भी व्यापार करने आना चाहे आपके क्षेत्र में तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेज से परमिशन लेना होगा कि इनको व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। फिर 1799 में मैसूर और तंजौर ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। 1801 में अवध और 1802 में पेशवा और 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया ने, ये सारे महत्वपूर्ण राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो राजा है ना, अब एक बात बतलाइए, आप राजा हैं, ठीक है, यहाँ के राजा इतने बड़े से क्षेत्र के, लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी सेना नहीं, आप अकेले क्या ही कर लीजिएगा। यहाँ जो भी सेना है अंग्रेज के सेना बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये आपकी बातें सुनेगी, या आपको जरूरत जो भी हो, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवाना चाहे तो क्या यहाँ पे कुछ करवा सकते हैं? नहीं। तो एक प्रकार से ये जो सहायक संधि है इस विद्रोह का एक मुख्य कारण बनेगा। तो जो जो क्षेत्र अभी मैंने आपको नाम बताए वो आपको याद रखना होगा कि सहायक संधि के, अंग्रेजों की सहायक संधि के द्वारा कौन कौन से भारत के क्षेत्र, किस ईयर और सबसे प्रथम में किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, ये सारे पॉइंट याद रखना, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद ये पहला कारण समझिएगा जो राजनीति का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, अंग्रेज अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है कि नहीं भाई, धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों में अपना विस्तार करते जा रहा है, अपनी सेना बढ़ाई जा रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, अब वो प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखिए धीरे धीरे एंट्री करने जा रहा है। अब इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। अब इसकी कहानी सुनिएगा, ये बहुत ही आतंक मचाएंगे लॉर्ड डलहौजी साहब, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है याद रखिएगा 1848 से लेके 1856। देखिए, इन्होंने मतलब इतनी ऐसी कुरीतियां हमारे भारत में की जिसका 1857 का विद्रोह तो नतीजा रहा, और जिसको झेलना पड़ा जो अंग्रेज के नेक्स्ट गवर्नर जनरल भारत के बन के आएंगे लॉर्ड कैनिंग को। तो इन्होंने जो एक नीति सबसे पहले शुरुआत की जिसे हमने कहा हड़प नीति, ठीक है। इसे हड़प नीति भी कहा जाता है, वैपगद्द नीति भी कहा जाता है, और इसको हम चूक नीति के भी नाम से जानते हैं। इस नीति में अंग्रेजों ने क्या शर्त रखा था, इसमें शर्त ये लगाया गया था कि कोई भी राजा, ठीक है, जो राजा है अगर उसका अपना पुत्र अगर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपना पुत्र नहीं है तो उस राजा के मृत्यु के बाद वो जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र किसमें विलय कर दिया जाएगा, अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा, अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। अगर वो राजा अब इस डर से क्या करने लगा, अब गोद लेने लगा पुत्र को, तो ये भी बात बोल दिया गया कि गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा।
मतलब ये हड़प नीति किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1848 में। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1848 से लेकर 1856 में। इन्होंने स्टार्ट कौन सी नीति की थी? हड़प नीति, वैबगन नीति या फिर चूक नीति। इन्होंने ये कहा इस नीति में कि कोई भी राजा जिसका अपना पुत्र नहीं है और अगर उसने गोद लिया तो भी वो पुत्र को आप अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। आपके मृत्यु के बाद वो पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय हो जाएगा। अगर आपकी बेटी है तो भी आप उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, अब यहां से भी आपके सवाल पीटी में बनेंगे। अब ये सब रीजन को अच्छे से आपको लिखना है मेंस में, और ये नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा जैसे ही 1857 का विद्रोह खत्म होगा। एप्लीकेशन में भी अपलोड होगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बने। इन्होंने हड़प नीति, वैबगत का सिद्धांत या चूक नीति, ये तीनों एक ही है, तीनों का मतलब नाम, मतलब कि हड़प नीति को हम वैबगत का सिद्धांत या फिर चूक नीति भी कहते हैं, इन्होंने शुरू किया था। इसमें शर्त लगाया गया था कि जो राजा का अपना पुत्र नहीं है वो गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। उनके मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति अंग्रेज के साम्राज्य में मिला दी जाएगी, बेटी को भी हिस्सा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हड़प नीति के सिद्धांत के आधार पर देखिए, एक तो इन्होंने सहायक संधि करके क्या कर लिया, उस क्षेत्र के राजा को पूरी तरह से कमजोर कर लिया। सहायक संधि से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। अब जब चाहे अंग्रेज यहाँ पे क्या कर सकता है भाई, उस क्षेत्र पे आक्रमण करके, आप उस राजा पे आक्रमण करके अधीन कर सकता है ना। अब हड़प नीति में भाई अब ऐसा नीति इसने लाया कि यहाँ पे आपको अब अंग्रेज को लड़ना भी नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, एक ऐसी नीति हड़प नीति जहां अंग्रेजों को लड़ना नहीं पड़ेगा। आपका अगर पुत्र नहीं है भैया तो आपका क्षेत्र अब आपकी मृत्यु के बाद हमारे अधीन हो जाएगी। तो हड़प नीति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में जो प्रांत को मिलाएं, अब ये याद रखना होगा, सबसे पहला प्रांत जो अंग्रेजों ने हड़प नीति के सिद्धांत पे अंग्रेजों के साम्राज्य में मिलाया वो कौन था? 1848 में सतारा। सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसके राजा कौन थे? राजा अप्पा साहेब थे। इनके कोई भी पुत्र नहीं थे, इसीलिए उनके मृत्यु के बाद सतारा क्षेत्र को अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद 1849 में जैनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। संबलपुर उड़ीसा में जो स्थित है, इसको भी हड़प नीति के सिद्धांत पे अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया। सब कुछ याद रखना होगा, डेट के साथ पूछेगा। पीसीएस बीपीएससी वगैरह में जाकर देख लीजिए ना, पूछा गया। मैच द फॉलोइंग में दे देगा दोस्त, डेट दे दिया हुआ रहेगा और इधर आपको क्षेत्र दे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 1850 में बघत या बगट भी कहते हैं, जो आपके हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इस क्षेत्र को भी साम्राज्य में मिला लिया। 1852 में उदयपुर राजस्थान। 1853 में झांसी के राजा। अब इसकी अलग स्टोरी है दोस्त, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी। अभी तो हम लोग पहले कारण को समझ लीजिए, फिर हर एक एक जगह पे जाएंगे। पहले दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में कैसे 1857 की विद्रोह की उत्पत्ति हुई। वीर कुंवर सिंह के बारे आप देखिएगा, 80 साल के उम्र में भाई वो, और नाक में पानी, मतलब कि नाक में दम करके रख दिए थे अंग्रेजों के वो। और यही नहीं, जितने भी भारतीय राजा थे वो भी भाई उनके स्वागत कर रहे थे कुंवर सिंह के, जो 80 साल के बूढ़े व्यक्ति थे। चले खैर, वो सब चीजें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो 1853 में झांसी जो है, झांसी वाला क्षेत्र को भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि झांसी के राजा थे गंगाधर राव और उनकी पत्नी थी पत्नी लक्ष्मीबाई, और उनका कोई पुत्र नहीं था। तो इसीलिए अब झांसी से कौन 1857 का विद्रोह जो होगा तो नेतृत्व करेगा, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिर 1854 में हड़प नीति के सिद्धांत पे नागपुर वाला क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, और 1856 में अवध को अंतिम। अब अवध को भी देखिए क्या तरीका था भाई। देखिए अवध का जो राजा है, उस राजा का अपना पुत्र है। कौन राजा है अभी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उन सब चीजों पे उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए अवध के जो नवाब है वाजिद, चलिए मैं बता दूं, अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इनकी पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। ये सब सारी कहानियां मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। इनके जो वाइफ थी कौन? वाजिद अली शाह के। अवध के जो नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल है। और इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र हैं बिरजिस कादिर। तो भाई अवध भाई खुश है, चलिए खुश इसलिए कि हमारा पुत्र है भाई बिरजिस कादिर, हमारे मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी ये बनेगा। तब अंग्रेजों ने अवध को अपने क्षेत्र में लाने के लिए एक अलग सी नीति लाई, कुशासन के आधार पर। मतलब कि कुशासन की नीति, कुशासन की नीति मतलब आपने सुना हो ना, बिहार में सुशासन की सरकार। मतलब कि आप जो है शासन अच्छी तरह से अवध में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अवध क्षेत्र को भारत ब्रिटिश के साम्राज्य में शामिल किया जा रहा।
अब ये देखिए, जो कुशासन के आधार पर जो साम्राज्य को शामिल कर रहा था ना अंग्रेज, ये कुशासन की जो नीति थी ना, एक बहुत बड़ा मतलब कि भारतीय जो थे या भारतीय राजाओं जो थे वो समझ गए थे अब कि भाई ये अंग्रेज जो है सहायक संधि तो चलो ठीक है, हड़प नीति तो भी सही है, अब कुशासन मतलब कि आप साम्राज्य ठीक से नहीं चला पा रहे तो आपका क्षेत्र को अंग्रेज अपने अधीन कर रहा, मतलब ये है कि अब अंग्रेज कोई भी कारण दे करके आपके क्षेत्र को छीन सकता है। तो देखिए, अब जितने भारतीय राजा हैं उनके अंदर अब भाई बस ये चाहत है कि किसी प्रकार से अब अंग्रेज को हम यहाँ से भगाएं, लेकिन बस इंतजार में है कि कोई एक बार स्टार्ट कर दे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, फिर ये सारे, जैसे कि आप देखेंगे अवध से इधर आप बेगम हजरत महल को देखेंगे अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1857 के विद्रोह में, झांसी में आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई को देखेंगे, अभी और भी कानपुर में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, इलाहाबाद में देखेंगे, ठीक है, फैजाबाद में देखेंगे, सभी 1857 के विद्रोह में खड़े मिलेंगे। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। अब दिल्ली में जो मुगल बादशाह, अगर कहा जाए तो जो भारत के जो मेन लीडर अभी दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे, कौन थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। डलहौजी ने इनको क्या कहा, क्या किया इन्होंने? डलहौजी ने सबसे पहले इनके द्वारा एक सिक्का जो चलाया जाता था जिसमें इनके नाम, ठीक है ना, इनके नाम को लिखा जाता था, किनके नाम को? बहादुर शाह द्वितीय को। डलहौजी ने सिक्के से उनके नाम को हटा दिया। और ये भी याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह आपसे पूछेगा वह अंतिम मुगल बादशाह कौन है जिसके सिक्के पे उनके नाम को चलाया गया था, तो अंतिम मुगल बादशाह यही थे। तो देखिए, पहला अपमान जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, उनका ये कि उनके द्वारा चलाए गए सिक्के में उनका नाम को ही हटा दिया गया। और डलहौजी ने बहादुर शाह को कह भी दिया ये बात कि जो मुगल बादशाह जो अभी दिल्ली में लाल किला में बैठते हैं, ठीक है, आपकी मृत्यु के बाद इस लाल किला को खाली कर देना है और कोई मुगल का अब नेक्स्ट बादशाह नहीं होगा, मतलब कि बादशाह से जो नीचे का जो पद होता है वो बनेंगे, मेन हेड अंग्रेज रहेंगे और अब अंग्रेज ही लाल किला में बैठेंगे और आप लोग जो भी मुगल बादशाह के नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होंगे वो कुतुब मीनार में छोटा सा जो किला वहां पे बैठेंगे। तो ये अब भाई मुगल बादशाह के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। यहाँ पे देखिए, मुगल बादशाह भी अंग्रेजों से भाई मतलब कि परेशान अब हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सब पॉइंट यहाँ लिखा गया है। दिल्ली में मुगल बादशाह ने क्या किए, द्वारा चलाएगा सिक्के से उनका नाम बंद करवा दिए। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके सिक्के पर नाम मिला है। डलहौजी ने ऐलान किया कि मुगल बादशाह द्वितीय की मृत्यु के बाद लाल किला को मुगल खाली करके कुतुब मीनार में रहेंगे और लाल किला में अंग्रेज के प्रमुख रहेंगे। तो ये सभी जो कारण मैंने आपको बताया, ये सभी राजनीतिक कारण है जो 1857 के विद्रोह का बीजारोपण का कार्य करेगा। यानी कि एक आपका सहायक संधि, दूसरा आपकी हड़प नीति, तीसरा आपने देखा कुशासन के आधार पर, चौथा आपने देख लिया दिल्ली के मुगल बादशाह को ही भाई क्या कर दिया गया है, लाल किला से शिफ्ट करके कुतुब मीनार में भेजा जा रहा है। तो ये चार ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण रहे हैं जो 1857 के विद्रोह का बीजारोपण। मतलब ये देखिए किस प्रकार से 1765 से इलाहाबाद की संधि से यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई है और यहाँ से देखिए किस प्रकार से विस्तार नीति को अपनाए जा रही है अंग्रेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि आपने देख लिया राजनीतिक और जो प्रशासनिक कारण है जो एक मेन कारण बनेगा 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम लोग देखेंगे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रीजन। ब्रिटेन का जो था भारत पर कब्जा का एक ही उद्देश्य है भाई, क्या करना, अधिक से अधिक धन को कमा लेना। अंग्रेज जो थे मेन जो भारत पे कब्जा किए थे, क्या था भाई मेन रीजन क्या था इनका, जितना हो सकता है लूटा जाए धन को भारत से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आर्थिक कारण जो बना जो 1857 का विद्रोह का, वो है आपका भू राजस्व। भू राजस्व मतलब कि भूमि से टैक्स की वसूली की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। हो क्या रहा था भू राजस्व का मतलब समझिए, जमीन में देखिए, जमीन से जैसे कि अंग्रेज ने क्या किए थे भारतीय किसानों के साथ, अंग्रेज ने क्या किया था ध्यान से समझिएगा। देखिए जो अंग्रेज है, अंग्रेज ने फिक्स कर दिया है जो भारतीय किसान है, भारतीय किसान को फिक्स कर दिया गया है कि आपकी, मान लीजिए यहाँ इन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप जैसे 10,000 महीना आप कमा रहे हैं तो इसका 50% यानी कि 5,000 आपको क्या करना, टैक्स देना है। मतलब अब इसको ऐसे समझिए प्रैक्टिकली, अंग्रेज ने भारतीय किसानों के साथ फिक्स कर दिया है कि आपका जो भी उत्पादन होगा, ठीक है, अब वो उत्पादन कितना होगा कोई ठीक नहीं, किसी वर्ष बारिश होगी या नहीं भी होगी, किसी वर्ष बहुत अच्छा उत्पादन नहीं भी होता है। तो जो भी हो भाई, मुझे नहीं पता क्या है रीजन, क्या नहीं रीजन है, किस कारण से उत्पादन नहीं हुआ, कुछ भी मुझे नहीं पता।
इतना जो है अंग्रेज फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। 50% जो है टैक्स, मतलब फिक्स कर दिया कि अब आपको 5,000, आप 10,000 कमाइए चाहे नहीं कहिए, आप 2,000 कमाइए, लेकिन आपको 5,000 आपको क्या देना है, टैक्स आपको देना है अंग्रेज को, ठीक है। तो इससे हुआ क्या अंग्रेज भारतीयों के साथ, भारतीय किसानों के साथ, एक तो भाई जब जिस साल उत्पादन अच्छी हुई तो चलिए ठीक है, भारतीय किसान अंग्रेजों को टैक्स दे दिए, ठीक है। लेकिन किसी भी कारण, किसी वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण अब क्या हुआ भाई, उत्पादन हुई नहीं, तो जो भारतीय किसान है उनकी इनकम हुई नहीं। तो अब उनको लेकिन क्या करना है भाई, ये 5,000 अंग्रेज को देना, तो ये कहाँ से देंगे, या तो उधार लेंगे या अपनी जमीन को ही बेचना स्टार्ट करके, वो आपको अगर नहीं दीजिएगा तो भाई फिर आपको जो अंग्रेज है वो आपके ऊपर फिर कुछ भी कर सकता है, कोई भी निर्णय ले सकती है। तो इससे हुआ क्या, इस भू राजस्व से जो किसान थे, किसान भूमिहीन हो गए, मतलब किसानों के पास जो अपनी भूमि थी, जो जमीन थी, उसको बेच बेच करके अंग्रेजों के टैक्स को पूरा करने में वो किसान जो था पहले, अब वो किसान एक मजदूर बन गया, ठीक है। समझ में आया इस कंसेप्ट को, समझे कि नहीं। भू राजस्व का मतलब कि यहां पे ये बोला गया है कि जमीन में जितना उत्पादन हुआ है, किसानों ने जो भी उत्पादन किया उसका 50% टैक्स अंग्रेज को देना होता था भाई, चाहे आपकी जितनी भी उत्पादन हुई हो चाहे नहीं हुई हो। क्योंकि उस किसी वर्ष उत्पादन नहीं भी होता था, किसानों की कृषि को वर्षा भरपूर ना मिलने के कारण या कोई भी रीजन अगर नहीं हुई, तो जिसके कारण उत्पादन कई वर्ष किसानों की इच्छा अनुसार नहीं हो पाती थी, उसके बावजूद भी किसानों को क्या करना पड़ता था, या तो उधार लेकर के या अपनी जमीन बेच करके अंग्रेज को वो कर देते थे, यानी कि टैक्स पूरा करते थे दे करके। इसी कारण किसान अब धीरे धीरे क्या हो गए भाई, भूमिहीन होकर के एक मजदूर बन गया। अब उनके पास भूमि रहा नहीं भाई, तो अब कहाँ ही वो खेती करेंगे बताइए। तो अब किसी दूसरे के जमीन में जाकर के खेती करेंगे, तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो मजदूर बन गए। तो वही किसान जो मालिक था, इन्होंने क्या, कैसे आप देख लिया कि अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, एक मजदूर बना दिया। एक तो ये में तो जितने भारतीय किसान है अब वो भी अंग्रेजों के खिलाफ भाई पूरा बमके हुए हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने बहुत सारी नई प्रकार के राजस्व प्रणाली लाए, जैसे कि मतलब नई प्रकार के टैक्स लगा दिए गए, जैसे कि जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। ये कुछ राजस्व नई प्रकार की प्रणाली लगा दिए, थोप दिए, अंग्रेजों की हुआ करती थी, मतलब अंग्रेजों ने लगाई नई प्रणाली, जो भारतीय किसान और जो मजदूर थे से क्या करते थे, ये सारे प्रणाली से टैक्स की वसूली करते थे, जिससे काफी परेशान थे भारतीय किसान और भारतीय मजदूर। अब एक आपको ये रीजन समझना होगा कि भारत का अनौद्योगिकीकरण ये दूसरा आर्थिक कारण रहा, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हुआ क्या, इसको समझिएगा बढ़िया से। यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अनौद्योगिकी का मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूं। भारत में, ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो भी शिल्पकार हैं, ठीक है, जो शिल्पकार थे या दस्तकार थे, मतलब कि जो बुनाई का काम होता है ना, कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है, उनके हाथों के द्वारा ये बनाते थे। और इनके द्वारा बनाया गया जो ऑब्जेक्ट या जो वस्तु होती थी वो बाहर, ठीक है ना, बाहर यानी कि भारत देश से बाहर यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महादेश में, ब्रिटेन में, या फिर कह लिया जाए पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में क्या होता था, बहुत अधिक डिमांड थी इनकी और अच्छे खासे इनको यहाँ से इनकम होती थी, जो भारतीय शिल्पकार और दस्तकार थे, ठीक है। यहाँ विश्व में इनकी जो प्रोडक्ट, जो हाथ से बनाई गई थी जो वस्तुएं होती थी, काफी ज्यादा फेमस थी पूरे विश्व में, और ये काफी कॉस्टली कीमत में बिकती भी थे, और इनको इनका पे भी करते थे, जितने बाहर देश के जो लोग थे खरीदते थे, महंगी कीमतों में बिका करते थे पूरे विश्व में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से ये जितने भी निर्मित होने वाले जो शिल्पकार दस्तकार जो थे, जो वस्तुएं बनाते थे, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, जितने भी ये इंग्लैंड या बाहर जो भी यूरोपीय देश में जाएंगे उन पर बहुत सारा टैक्स लगा दिए। अब टैक्स लगाने के कारण उस वस्तु की कीमत अधिक हो गई। अब इसको समझिए कैसे होता है। देखिए, भारत में ये प्रोडक्ट आपका बनाया है भारतीय ने, अब अंग्रेज को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बाहर में जाकर के बिक रहा है बहुत ही हाई कॉस्ट में, सारे यूरोप के देश खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे तो पैसा किसको मिल रहा भाई, ये भारतीय को मिल रहा है। और अगर भारतीय को पैसा मिल रहा है तो भारतीय डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री भारत में बनेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, तो भाई आपके आगे पीछे क्यों ही कोई घूमे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस वस्तु पे क्या किया, जो बाहर जाएगा जा रहा, जो यूरोपीय देश में जा रहा है, या अंग्रेज इंग्लैंड में ही जा रहा होगा, तो उस पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया। मतलब जो वस्तु अभी 100 रुपए में मिल रहा था, अब इसको टैक्स लगा देने के कारण अब इस वस्तु का कीमत 1,000 हो गया।
तो जो पहले लोग यानी बाहर के देश के लोग जो 100 रुपए में खरीद रहे थे अब उनको 1,000 रुपए देने लगा। तो सिंपल सी बात है भाई, खरीदारी में कमी आएगी। तो खरीदारी में कमी आने के कारण भारत में जो इंडस्ट्री थी, जो शिल्पकार की, दस्तकार की थी, उसका क्या हो गया भाई, यहाँ पे पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई। और देखिए इस चीज को समझिए, महंगे कीमतों में बिका जो वस्तु है, जो मतलब जितने भी वस्तुएं बाहर गए बहुत ही महंगी हो गई। जितने भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे तो लोग अब खरीदना कम कर दिए। तो लेकिन अंग्रेज चाहते थे, ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि भारत से निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं उनकी मांग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो उसका क्या था बेस्ट ऑप्शन, टैक्स का इंक्रीज कर देना। तो मेन जितने भी कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी, स्पेशली सूरत में, गुजरात में, ढाका में बहुत ही फेमस थी, यहां से भाई इनकी अब डिमांड कम हो गई तो ये सारे इंडस्ट्री क्या हो गए भाई, खत्म, बंद हो गई। ठीक है, और अब ये क्या कर लिया अंग्रेज, अपने जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो मैनचेस्टर है ना, वहां पे सूती वस्त्र के निर्माण का एक फैक्ट्री लगा दिया। अब वहां से वो पूरे यूरोप में क्या करने लगा भाई, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अंग्रेजों की नीति समझिए, आपके भारत, हमारे भारत में भाई मेन उद्देश्य इनका बस यही था, क्या करना था, लूटना, लूटना और लूटना। जो हमारी फैक्ट्री थी उनको बंद किया और अपने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बैठा लिया इस इंडस्ट्री को, ठीक है ना, और कॉटन इंडस्ट्री बैठाया और वहां से पूरे यूरोप में सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला जो कारण है कृषि का वाणिज्यकरण यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि कृषि का कॉमर्शियलाइजेशन किया गया, तीसरा आर्थिक कारण बना। ठीक है, अब इसको भी समझिएगा हुआ क्या। देखिए जो हमारे किसान जो थे खाद्यान्न फसल रोपा करते थे, खाद्यान्न फसल रोपने का मतलब समझ में आ रहा, कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब मैं समझा रहा हूं। जो हमारे किसान थे, खाद्यान्न फसल मतलब कि जो भारत के लोग खाते हैं वो फसल को रोपना खाद्यान्न फसल होगा, जिससे भाई भारतीय किसान की क्या होगी भाई, आमदनी होगी, हम भारतीय लोग खरीदेंगे। तो अब क्या किया अंग्रेज ने, उनको व्यापारिक फसल रोपना प्रारंभ करवाया। ठीक है, बाय फोर्सफुली उनको बोला कि अब आप ऐसे फसल को रोपिए जिनका भारत में खपत बहुत कम है। ठीक है, ऐसे समझिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं पहले कि हुआ क्या। आगे देखिए अंग्रेज जो थे, मतलब ब्रिटेन में, उन्होंने जो इंडस्ट्री लगा रखी थी, जैसे कि चाय की इंडस्ट्री, कहवा की इंडस्ट्री, रबड़, अफीम, नील, अब इन सब चीजों का उत्पादन भारत में ही हो सकता था क्योंकि गर्म एक राज्य चाहिए, गर्म क्षेत्र चाहिए, और ब्रिटेन एक ठंडा क्षेत्र है तो वहां पे इसकी खेती अच्छी नहीं होगी। तो भारतीय किसानों को कहा गया कि चाय, कहवा, रबड़, असीम, नील की खेती करिए, और ये एज ए रॉ मटेरियल ले करके जाते थे। जो ट्रेन का डेवलपमेंट किया अंग्रेजों ने, और वो लेके जाते थे अपने ब्रिटेन में, वहां पे उद्योग के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति करते थे और वहां से प्रोडक्ट बनाते थे और उसको फिर पूरे देश में, यहां तक कि भारत में भी बेचते थे। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, कृषि का वाणिज्यिकरण, मतलब कि हमारे किसानों से ही, जो हमारे भारत में जो खाद्यान्न फसल की ज्यादा उत्पादन होनी चाहिए थे क्योंकि खपत इसका ज्यादा है, और ये व्यापारिक फसल, अब भारत में चाय, कहवा की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। देखिए आप अभी सोच रहे हैं कि हम लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, ये आपकी मिथ है, या आप बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती पीते हैं, भाई ये सब मिथ है। चाय की खपत, कॉफी की खपत कहाँ, या मसालों की खपत सबसे ज्यादा कहाँ है, जहां गर्म प्रदेश है, सॉरी जहां ठंडा देश है। अब वहां पे जो आप असम, गुवाहाटी वगैरह में जो चाय का जो उत्पादन होता है ना, अच्छी क्वालिटी, वो सारा बाहर विदेश चला जाता है, सारे ठंडे देश में, और जो सबसे खराब क्वालिटी की जो चाय पत्ती बचती है वो हमारे भारत में बिकती है भाई। ठीक है, और उस खराब में आप लोग बोलते हैं कि हम रेड या टाटा का रेड लेवल का भाई टी पी रहे हैं, मतलब हम बहुत अच्छी, भाई आप खराब में बहुत अच्छा पी रहे हैं, ये समझ के चलिए। ठीक है ना, क्योंकि भाई चाय पत्ती या कॉफी की खपत कहाँ अधिक होगी, या मसाले की खपत कहाँ पे अधिक होगी, ठंडे प्रदेशों में। तो ये हो गया कृषि का वाणिज्यिकरण, समझ में आ गया। मतलब हमारे कृषि में के किसानों के साथ वो खेती कराया गया जो भाई ब्रिटेन के इंडस्ट्री में यूज कराया जा रहा था, वो एज ए रॉ मटेरियल। क्लियर है, इसी को हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यिकरण। इसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। ठीक है ना, 1813 में चार्टर एक्ट आ रहा था, याद करिए मैंने बताया था। चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इस 1813 के चार्टर एक्ट में इंग्लैंड की जो कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो भारत के साथ क्या था, मोनोपोली का अधिकार था। अब ये मोनोपोली का अधिकार को समाप्त किया गया, केवल चाय और चाइना के साथ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगा, लेकिन इसके अलावे सारे जो इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं अब वो भारत के साथ ट्रेड कर सकती थी, केवल चाय और चाइना को छोड़कर। बाद में फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा, वो सारा चाय और चाइना को भी क्या कर दिया गया भाई,
हटा दिया गया मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब कोई भी इंग्लैंड की कंपनी आके भारत के साथ ट्रेड कर सकती थी। इससे हुआ क्या देखिएगा, देखिए इससे हुआ क्या कि भाई ब्रिटेन की सारी कंपनियां भारत आने लग गई, व्यापार करने लगी, और भारतीय जो भारत में जो प्रोडक्शन कर रहे थे, निर्माण करके जो सेल कर रहे थे, तो उन सारी वस्तुओं का अंग्रेजों ने क्या किया, कीमत में बढ़ोतरी कर दिए। मतलब ऐसे समझिए कि कोई एक बिस्किट है, ठीक है, ये बिस्किट भारत में बन रहा है जिसका प्राइस है एक पैकेट का 10 रुपए, और जो इंग्लैंड से आ रहा है ये बिस्किट, इसकी जो प्राइस है, उसकी प्राइस है भारत में आके जो बिक रहा है वो है 12 रुपए। और ये भाई भारत का भी बना हुआ है, भारतीय बना रहे हैं, तो हम यही खरीदना पसंद करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि अब इंग्लैंड से सारे कंपनियां भारत आकर के व्यापार करने लग गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जितनी भी भारतीय कंपनियां थी उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी कर दिया 15 रुपए। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब बताइए भाई किसकी बिक्री अधिक होगी इसकी। तो भाई ये एक और मेन कारण रहा 1857 के विद्रोह का, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई। अंग्रेजों ने ऐसी नीति बनाई जिससे भारतीय वस्तुओं भारतीयों के लिए महंगी और इंग्लैंड की वस्तुओं की कीमत सस्ती कर दी। तो भाई सारे इंग्लैंड की कंपनियां का यहाँ पे बहुत अच्छा सेल हुआ, पूरा कमा लिया, अंग्रेज की सारी कंपनियां ने भी बहुत अधिक मुनाफा कमाया। ये हो गया आपका आर्थिक कारण। अब चलिए बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है, फटाफट चीजों को अब आगे बढ़ते हैं और खत्म भी करेंगे इन सारे कारणों को भी। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म की, मतलब कि पहला बार है ये 1813 के चार्टर एक्ट में। अब देखिए ब्रिटेन, मतलब वहां पे कौन से धर्म की मान्यता सबसे ज्यादा के लोग मिलेंगे, ईसाई क्रिश्चियनिटी के मिलेंगे। अब वहां से ईसाई मिशनरी का मतलब समझ में आ रहा ना, जो भाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और आपको कहेंगे भाई कि आप हमारे धर्म में शामिल होइए या हमारा धर्म को स्वीकार कर लिए। तो भाई जो हमारे देखिए उस समय की बात 1800 1900 की बात है, मतलब उस समय आपका आपका पैसा ले लिया जाए तो भी उनको दिक्कत नहीं, आपको मार पीट दिया जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर धर्म के साथ छेड़छाड़ अगर हो जाएगी ना, तो वो फिर आन शान की बात हो जाती थी। मतलब धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था, आज भी है, उस समय भी थी। आज भी जो इलेक्शन देखते हैं धर्म जाति के नाम से ही सारी चीजें चलती है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट रहा, वो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की क्या मिल गई भाई, छूट मिल गई कि आप भारत अब जा सकते हैं और आप जा करके आप ईसाई धर्म का पूरी तरह से खुल करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे भारतीयों के अंदर एक डर बैठ गया कि भाई अब ये हमारा धर्म परिवर्तन भी करा देंगे। एक रीजन ये रहा धार्मिक कारण। अब कुछ सामाजिक कारण तो सुनिएगा। देखिए भारत में क्या था ना, सती प्रथा का सिस्टम था। सती प्रथा का सिस्टम मतलब कि किसी की भी पत्नी की वाइफ, हस्बैंड, अगर उनका मृत्यु हो जाता तो उनके साथ उस पत्नी को भी क्या किया जाता था, दफना मतलब कि जला दिया जाता था, इसे ही कहा जाता था। अब हुआ क्या भाई कि अंग्रेज बोले कि ये कौन सा प्रथा है भाई, पति की मृत्यु अब कोई भी कारण से हो सकता है, उनके पास कोई बीमारी थी, उसमें पत्नी का क्या दोष है। तो लेकिन यहाँ पे जो रूढ़िवादी लोग जो भारतीय थे, उनका कहना ये था कि भाई इनके देखिए जन्म में, जिंदा में तो पति के साथ पत्नी थे ही, पूरे उनके मदद किए, उनकी सेवा किए। अब मरने के बाद वहां कौन सेवा करेगा, इसलिए पत्नी, और पत्नी खुशी खुशी से उनके साथ, मतलब कि जब जलाया जा रहा होता है ना, उस समय उनके साथ भी वो जल जाती थी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, खुशी खुशी वो। तो अब ये सती प्रथा का क्या कर दिया, रोक लगा दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हालांकि ये बहुत अच्छा कार्य है, रोका गया, इसमें उस महिला की कोई गलती नहीं है ना भाई, या फिर वहां जाकर क्या ही सेवा करना। तो ये सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। लेकिन जो रूढ़िवादी भारतीय जो थे, उनको उनके धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी जो भी सोच थी, उनकी जो प्रथाएं थी वो समाप्त हो रही थी। तो इससे भी खफा है भारतीय अंग्रेजों से। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ले, यानी कि कोई भी अगर विधवा हो जाते तो वो चाहे तो दोबारा फिर से विवाह कर सकती है। तो ये भी भाई जो भारतीय थे उनके सामाजिक दृष्टिकोण से, ये भी उनके धार्मिक को एक प्रकार से देखा जाए तो उनको वहां पे ठेस पहुंच रही थी। तो अंग्रेजों द्वारा किया गया जो ये परिवर्तन थे, रूढ़िवादी जो भारतीय थे इसे अपने सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप मान रहे थे। मतलब उन भारतीय जो थे उनको ये सही नहीं लग रहा था कि सती प्रथा का समाप्त हो जाना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को प्रारंभ कर देना। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में, विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ये सभी याद करके रखिएगा। और मेंस में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जितने मैंने बता दिए। ठीक है,
अब अगला जो है सैनिक कारण, देखिए जो ब्रिटिश की जो सेना होती थी उसमें ब्रिटेन अंग्रेज के सेना भी होते थे और भारतीय सेना भी होते, ठीक है, और भारतीय में हिंदू मुस्लिम दोनों सेना शामिल वहां होते थे। अब होता क्या था वहां पे, जो अंग्रेज जो सेना, अंग्रेज के जो सैनिक होते थे उनकी जो सैलरी होती थी सेम पद के लिए, अगर आप कांस्टेबल है और अगर आप अंग्रेज हो तो आपको 10,000 सैलरी है, लेकिन अगर आप भारतीय हैं और आप कांस्टेबल है तो आपकी सैलरी 5,000 होगी। मतलब कि सैलरी भी इक्वलिटी के साथ नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ये भी कारण भी भारतीय नाराज थे, सेम पद के लिए आपको सैलरी सेम नहीं मिलती थी। नेक्स्ट, जितने भी ऊंचे पद में है वहां पे भारतीयों को या तो एज ए प्रमोशन या फिर आपको वहां पर नहीं, वो पद आपको नहीं दिया जाएगा जो हायर पोस्ट लेवल पे होते थे सैनिक को, ठीक है। तो यानी कि कोई भी भारतीय सेना ऊंचे पद पे नहीं आ सकते थे। और एक एक्ट बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में यह कहा गया था कि भाई कोई भी भारतीय, अगर भारतीय सैनिक को कहीं भी अगर आपको भेजा जाए, ठीक है, समुद्र पार कहीं भी भेजा जाए तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सेना में आ गए हैं तो अब आप कोई भी चीज के लिए मनाही नहीं कर सकते, जो ऑर्डर दिया जाए वो आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी चिन्ह या कोई भी प्रतीक को आपको नहीं पहनना। जैसे कि क्या करते थे, जो पगड़ी बांध लिया करते थे, ठीक है ना, स्पेशली जो पंजाब के जो लोग होते थे वो सेना में पगड़ी बांध लेते थे, तो ये सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सारी चीजों एक ये सैनिक के दृष्टिकोण से एक सैनिक कारण बना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब ये तो देखिए ये सारे जो कारण आपने देखा सैनिक कारण हो गया इधर आपने, यानी सैनिकों के साथ जो शोषण अंग्रेज किए हैं, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से आपने शोषण को देख लिया, फिर आपने राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण देखा, फिर आपने आर्थिक कारण से, ये सारे शोषण अंग्रेज भारत के ऊपर कर रहे थे। और फाइनली सभी भारतीय बस इंतजार में हैं कि कोई एक आग की चिंगारी लगे और हम सभी अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़े। तो तत्कालिक कारण क्या बनता है, चर्बी वाले कारतूस की घटना इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बनता है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल बने, इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी ब्राउन बेस जो राइफल होती थी, ठीक है ना, उसमें अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा उसके जगह में, जिसमें एक्चुअली ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ब्राउन बेस जो राइफल थी वो लकड़ी की राइफल थी और इससे अगर किसी को गोली लग भी जाता था तो उसकी मृत्यु नहीं होती थी, ठीक है ना, वो इंजर्ड हो गया लेकिन वो मरता नहीं था व्यक्ति। तो अब वही लॉर्ड कैनिंग का कहना है तो भाई ऐसी क्या ही राइफल जिससे भाई लोगों की मृत्यु ही ना हो, मतलब गोली मारने के बाद। तो इनके जगह लाया गया एनफील्ड राइफल, जिसमें जहर जो कारतूस होते तो उसमें जहर अगर आपके बॉडी में चला गया तो वो आपके बॉडी में पूरा जहर फैला देता था और आपकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो जहर युक्त कारतूस प्रयोग होंगे। इस कारतूस पर क्या किया जाता था, चर्बी का एक लेयर चढ़ा दिया था और उस चर्बी को यानी कि उस कारतूस को अगर आपको इंजेक्ट करना था राइफल में तो पहले उस चर्बी को हटाना होता था। तो अपने मुंह से, और उस चर्बी की बात की जाए तो गाय और सुअर की चर्बी, ऐसी अफवाह पूरे सैनिक के छावनी में फैल गई, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोई भी अफवाह कितनी फास्ट जल्दी फैलती है। अब ये अफवाह पूरी सैनिक के छावनी में फैल गई और जिसमें आपको पता है कि भारतीय सैनिक में हिंदू और मुस्लिम दोनों है और मैंने यही कहा आपको कि उस समय धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं था, ठीक। तो अब ये बात भाई उनके धर्म के ऊपर आ गई और यही एक मेन जो है तत्कालिक रीजन बनेगा 1857 के विद्रोह का। अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे मंगल पांडे, सारी चीजों को स्टोरी स्टार्ट करेंगे, फिर मंगल पांडे से होते हुए हम मेरठ में आएंगे, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे इसकी शुरुआत करेंगे, फिर हम मेरठ में आएंगे 29 मार्च में मंगल पांडे 29 मार्च, हाँ जी 29 मार्च से फिर मंगल पांडे के बाद मेरठ में आएंगे। मेरठ के बाद फिर हम दिल्ली आ जाएंगे, मुगल बादशाह को नेतृत्व में चलेंगे, फिर पूरा दिल्ली घूमते हुए अवध, लखनऊ, ये सारी चीजों को देखेंगे। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट है उसको यहां से याद रखना है। देखिए मेन कारण अगर पूछेगा तो ये कारण आपके मैंने पूरे बना दिए हैं, पूरा बेस क्लियर है, मेंस में अच्छे से लिख सकते हैं। स्टैटिक पॉइंट में आती है, देखिए 1857 का सिंबल क्या था, चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। मतलब ये कि भाई देखिए जितने भी सैनिक थे, अब पहचान कैसे होगा कि वो अंग्रेजों के भाई क्या है, खिलाफ हैं और हमारे साथ में है। तो भाई आप अगर साथ में हैं या तो कमल का हाथ में लेकर के रहिएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ आप भारतीय हैं और हमारे साथ में हैं, या फिर रोटी को लेकर के बस एक बार दिखा देना जब खाना खाने जाते थे वो सारे लोग, ठीक है, कैंप में। तो ये सिंबल था रोटी और चीन का, क्योंकि भाई एक स्ट्रेटजी बनाया गया था ना 1857 के विद्रोह का। तो 10 मई को ये विद्रोह क्या हो गई थी, आपकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, ये रणनीति बनाने का कार्य किसने किया था, ये पूछेगा। रणनोजी बापू
और आपके अजीमुल्ला खान ने लंदन में ये रणनीति बनाई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और ये विद्रोह 31 मई को निर्धारित किया गया था, ठीक है। 31 मई को देखिए निर्धारित किया गया, और ये विद्रोह कब हो गया, 10 मई, 20 दिन पहले ही आपका ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। लेकिन 20 दिन पहले ही ये विद्रोह शुरू कर दिया गया। यह एक ऐसा विद्रोह था, एक सैनिक विद्रोह था। सबसे पहला सैनिक विद्रोह पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1806 में आर्मी रिवोल्ट हुआ है इंडिया में, भारत में कहा, वेलोर तमिलनाडु में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ये सब एकदम याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पामस्टन थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस समय 1857 के विद्रोह के समय, लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, क्वीन विक्टोरिया थे। मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे याद रखिएगा, बख्त खां थे। ये सब हम लोग अभी आगे पूरा देखेंगे, एक एक करके सारे, दिल्ली को देखेंगे, अवध देखेंगे, सारा देखेंगे, बिहार जाएंगे। ब्रिटेन के आर्मी चीफ कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे। ये फैक्ट है कि आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह की जो रणनीति बनाए थे, किसने बनाया था, कहाँ बनाया गया था, तो लंदन में बनाया गया था रणजी बापू और अजीमुल्ला खां के द्वारा। ये विद्रोह को शुरुआत कब करना था, 31 मई को शुरुआत करना था, लेकिन शुरुआत कब हुआ, 10 मई को। सिंबल क्या है, कमल और रोटी थी। उसके बाद ये कैसा विद्रोह, एक सैनिक विद्रोह था। पहला सैनिक विद्रोह 1806 में तमिलनाडु में हुआ था। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पामस्टन थे। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ब्रिटेन के क्राउन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थे। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। उनके आर्मी चीफ कौन थे, बख्त खां। और ब्रिटेन के आर्मी चीफ कौन थे, कॉलिन कैंपबेल। एकदम ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम में बैठेगा यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ से चीजों को देखेंगे एक एक करके घूमते हुए, ठीक है। तो ये रहा राजनीतिक कारण, सॉरी ये रहा आपका मेन इस विद्रोह का जो मेन, जो भारत के ऊपर जो अंग्रेजों ने शोषण किया 100 साल, हर एक दृष्टिकोण से आपने देखा, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उसने आपके बाद आपने देखा आर्थिक दृष्टिकोण से देखा, फिर आपने देखा कि सेना के साथ या फिर सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को देखा, और फिर सैनिकों के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था, और फिर फाइनली तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस बने, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ जुड़िए। 1857 का विद्रोह 2 क्लास या 3 क्लास, 2 क्लास मिनिमम अभी और लग जाएंगे और आपका फिनिश कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अब हम लोग 1857 के विद्रोह को मैप में जाएंगे, ठीक है। मैप से चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे भाई इस विद्रोह का शुरुआत होगा। बंगाल से पहले हम मेरठ में आएंगे, फिर सॉरी बंगाल से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, इस तरह से सारी चीजों को देखते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।